हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स देखा था। साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने किया था और मेंशन किया था कि किस तरीके से डीएल नेमिंग होती है कार्बोहाइड्रेट के केस में। ठीक है, आई होप कि उतना चीजें क्लियर है। आगे हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट होता है सभी स्ट्रक्चर को जानना, खासकर एल्डोज हैं उनकी स्ट्रक्चर को आना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग ट्रिक वगैरह भी यूज करेंगे बिकॉज इतने लेंदियर स्ट्रक्चर है जिसको याद करना, मेमोराइज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो कैसे हम लोग जाते हैं इस केस में थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्रक्चर किस बेसिस पे इसको जनरेट किया जा सकता है। तो दो तरीके का स्ट्रक्चर का डिस्कशन होता है फॉर द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे दो तरीके का स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है। एक तो हम लोग बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा हम लोग क्लोज चेन स्ट्रक्चर यानी कि रिंग सिस्टम वाला कंसीडर करते हैं। तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ट्रिक को हम लोग देखेंगे कैसे इसको जनरेट किया जा सकता है। तो दो कोड आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़े से निमोनिक्स इसके लिए याद रखना पड़ेगा। एक तो हम लोग बोलते हैं गेट रैक्सल। ठीक है, बताते हैं क्या मीनिंग है इसका गेट रैक्सल का। ठीक है, यहां पे कैसे समझा जा सकता है इस थोड़ा सा ट्री को मैं समझा देता हूं। इसमें हम लोग को ध्यान है कि पेंटोज तक है बिकॉज हम लोग का जो डिस्कशन है वो खासकर एल्डोज के लिए ही रहने वाला है, जो एल्डिहाइड जिसमें ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोज के केस में उतना हमारा डिस्कशन नहीं जाता है बट एल्डोज के केस में डिस्कशन है। तो इसको ट्री को आप समझना और उसी के बेसिस पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, क्या समझने की जरूरत है, देखो आप जी फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको फर्दर आप ब्रांचिंग किए ई और टी में। एक एरिथ्रोज बोला जाएगा और एक को हम लोग थ्रियोज बोलेंगे। एक को एरिथ्रोज बोला जाएगा और एक को हम लोग बोलेंगे थ्रियोज। उसको फर्दर क्लासिफाई करो तो यहां से बन के आता है राइबोज मॉलिक्यूल और यहां से बन के आता है अरिबोनोज मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां से बन के आता है अरिबोनोज मॉलिक्यूल। देन वैसे ही टी को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। टी के लिए हम लोग एक बोलते हैं जाइलोज और एक बोलते हैं लाइलोज। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बन के आता है। ठीक है, ये तो रहा, देखो ये आपका बनेगा ट्राइयोज, टेट्राओज और ये चार पेंटोज बन के आएंगे। उसके अलावा आपका हेक्सोज के लिए भी नेम हम लोग ट्रिक जो है देखते चलते हैं किस तरीके से इसका ट्रिक बन के आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं टी के साथ एक्स और ये। ठीक है, जाइलोज और हेक्सोज। अभी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, बस थोड़ा सा इस ट्रिक को भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस स्ट्रक्चर को याद रखा जा सकता है। बिकॉज स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखता है बट हाँ, क्वेश्चन जैसे पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो फिर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। या एनोमर्स ऑफ, अभी हम लोग देखेंगे कि एपिमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, दोनों चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको फर्दर इसको मैं ट्री के साइड में बताते जा रहा हूं। गेट रैक्सल हो गया, गेट रैक्सल। उसके अलावा लास्ट में हम लोग लिखते हैं ऑल एलोट्रोज, ग्लैडली मैक्स। ठीक है, ग्लैडली मैक्स गम। थोड़ा सा ये ट्रिक उतना ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है बट हाँ, इससे आप स्ट्रक्चर को तो पता कर सकते हो। ये हो गया आपका ऑल एलोट्रोज ग्लैडली मैक्स गम्स इन जायंट टाइम। ठीक है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है उतने बड़े स्ट्रक्चर को याद रखने का। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक लगा क्योंकि हम लोग इस केस में बहुत सारी चीजें, ओरिएंटेशन को भी हम लोग इसमें ध्यान में रख के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते जाएंगे। तो एक बार जस्ट मैं मेंशन कर दूं कि कौन सा जो अल्फाबेट है किस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है। ठीक है, इसमें जी है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड पहला मेंबर, देन एरिथ्रोज, थ्रियोज, आर राइबोज हो गया आपका, ये हो गया अरिबोनोज, ये हो गया जाइलोज और ये हो गया लाइलोज। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया आपका एलोट्रोज, ग्लाइडली मीन्स ग्लूकोज हो गया, मैक्स मीन्स मैनोज, गम मीन्स हो गया आपका गुलोज और ये हो गया इंडोज, इन मीन्स इंडोज और जायंट मीन्स गैलेक्टोज और टी मीन्स टैलोज, टैंक मीन्स टैलोज। आप स्ट्रक्चर जनरेट करना चाहोगे तो बहुत सिंपली इस पार्टिकुलर कोड का यूज करके किया जा सकता है। इस कोड का यूज करके बड़ा इजीली आप स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, करें हम लोग, ट्राई करें, इसमें ट्राई करते हैं। ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसे ही आप अप्रोच करोगे तो स्ट्रक्चर याद रहेगा।
ऑल्दो क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए बट पूछा जा सकता है। जैसे मैनोज और ग्लूकोज में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ऐसे रिलेशन पूछे जा सकते हैं ना। तो वो चीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको फर्दर बाइसेक्ट करते हैं, फर्दर देखते हैं। तो अब देखो एक एक कार्बन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा विथ 3 कार्बन एटम के साथ में, विथ 4 कार्बन एटम के साथ में, एक 5 कार्बन एटम के साथ में और एक 6 कार्बन एटम के साथ में। तो बेसिकली ये आपका ट्रायोज हो जाएगा, ये आपका ट्रायोज के केसेस हो जाएंगे, ये आपके केसेस हो जाएंगे टेट्राओज के, ठीक है। टेट्रोज लिख सकते हो, इस 4 कार्बन के साथ में ये हो जाएगा पेंटोज, और ये हो जाएगा क्या, ये 6 कार्बन के साथ हो जाएगा हेक्सोज। ध्यान है कि हम लोग यहाँ पे केस क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं एल्डोज ओनली, कीटोज के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। चलिए इसको जो है देखें किस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो पहला हम लोग का आया एरिथ्रोज, ई फॉर एरिथ्रोज, ठीक है। साथ में ड्रॉ करोगे तभी आपको हेल्प मिलेगा इसमें। ये हो गया आपका थ्रियोज, ये हो गया आपका एरिथ्रोज, और ये हो गया 3। समझना आप कैसे स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे यूजिंग द ग्लिसरॉल्डिहाइड। हम लोगों ने नेमिंग भी किया था बाय चांस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल लेके, और जो स्ट्रक्चर मैं जनरेट करने जा रहा हूं ना उसमें भी जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है वो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। उसका हेल्प लेके मैं जो अदर जो स्ट्रक्चर है उसको जो है यूजिंग दिस ट्रिक यूज जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से एरिथ्रोज बना, कैसे स्ट्रक्चर होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना आप। एरिथ्रोज के केस में मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को जैसे है वैसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि एक कार्बन मुझे बढ़ाना है, ठीक है। H और OH हो गया, समझना इस बात को। मैंने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को जनरेट कर दिया, अब एक कायरल सेंटर और बढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये मेरे राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है, ये मेरे राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, इसको H ऐड कर दूंगा और इधर OH ऐड कर दूंगा, ठीक है। इधर H हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, एरिथ्रोज। अब चूंकि ये मेरे राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा इसमें H को चेंज कर दूंगा, H की पोजीशनिंग को चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहां पे तो ये आप जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वैसे ही ड्रॉ करो, बट जो नया सेंटर बन रहा है, नया कायरल सेंटर बन रहा है, उसके अलाउंग स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एरिथ्रोज। थ्रियोज के केस में मैं क्या बोला हूं, क्योंकि ये मेरे राइट साइड लाइज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा H को इस साइड लगा दूंगा और OH को इस साइड लगा दूंगा। इस हाइड्रोजन को रिलेटिवली मैं इस साइड में पोजिशनिंग दे दे रहा हूं, क्लियर है। तो ये हो गया एरिथ्रोज। एरिथ्रोज को भी फर्दर आपने बोला कि ये तो हो गए हमारे टेट्रोज, ये हो गया हमारा ट्राइयोज। अब इसको फर्दर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होगा। ये पता चल पा रहा है ना रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जिससे आपको एरिथ्रोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जो कि राइबोज मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या बोला, राइबोज मॉलिक्यूल क्या बोला गया कि आप अब फिर इस स्ट्रक्चर को जैसे है वैसे ही ड्रॉ करो। एरिथ्रोज मॉलिक्यूल के इस स्ट्रक्चर को जैसे है वैसे ही ड्रॉ करो, CH2HOH। मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, ठीक है, जो है वैसे ही ड्रॉ किया जाएगा। हाँ, अब जो नया कायरल सेंटर आप ऐड करने जा रहे हो ना, उस केस में बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको हाइड्रोजन जो है उसको पोजीशनिंग उसी साइड करो जो इस साइड में लाइज कर रहा है, बिकॉज 2 ब्रांच है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रांच है तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को आप पोजीशनिंग कर दो। क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को पोजीशनिंग कर देना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा आपका राइबोज मॉलिक्यूल। दिस इज ऑफ राइबोज मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपके इस केस में राइट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन को आप राइट हैंड साइड में रख दो। 2 अदर जो स्ट्रक्चर है CH2OH, मींस ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर एरिथ्रोज से ही बन के आ रहा है, तो आप क्या करो, एरिथ्रोज के जो स्ट्रक्चर को ऐसे ही रखो। बस ध्यान रहे कि जो नया कायरल सेंटर आप नया कार्बन जोड़ रहे हो इसमें पेंटोज में, आप उस केस में ध्यान रखो कि आपका जो H है ये आपके राइट हैंड साइड में जाए। तो ये आपका राइबोज हो गया। और ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, ये कोड भी याद रहेगा, ये बोला जाता है अरिबनोज। अरिबनोज, ठीक है, ये हो गया अरिबनोज। इसको भी फर्दर आप बाइसेक्ट कर दो, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तब क्या मैं बोला, इसको ऐसे ही रखो, थ्रियोज को ऐसे ही रखो स्ट्रक्चर को, ठीक है। देखो कितना अच्छा ट्रिक है। इतने सारे स्ट्रक्चर को अगर मान लो आप भूल भी गए तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो एक नया कायरल सेंटर में बनाने जा रहा हूं, बट क्या ध्यान में रखना है, कायरल सेंटर बनाते वक्त H को उस साइड रखो जिस साइड में बाइसेक्शन में जो जिस साइड में लाइज करा है उसी साइड में H दे दो और इधर OH दे दो।
हो गया स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखो आपने क्या बोला था इसके लिए, रैक्सेल मींस एक्स क्या दिखा रहा है आपका, ये हो गया जाइलोज, ये हो गया आपका जाइलोज। क्लियर बात हो रही है। अब इस केस में क्या मॉडिफिकेशन होगा, तो आपको ऐसे ही रखना है स्ट्रक्चर को, CH2OH, यहां पे HOH, OHH, यहां पे चूंकि मैंने बोला कि आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देना, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे तो OH इधर हो जाएगा, H इस साइड में हो जाएगा, तो इसको हम लोग ने बोला ठीक है रैक्सेल। तो राइबोस, एरिबोस, जाइलोस, और ये हो जाएगा आपका लैक्टोज, ठीक है लाइकोस, ये बोला जाएगा। अब इसके बाद जो है फर्दर जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो जाता है हमारा पेंटोज से हेक्सोज पे, और हेक्सोज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसको फर्दर में डिवाइड करने जा रहा हूं। अब देखो कैसे सभी के सभी स्ट्रक्चर जनरेट हो गए, राइट, इस ट्रिक पे, ठीक है। आइए बात करें हम लोग, तो ऊपर में आ जाएगा ये पहला। आप क्या करो, राइबोज को जैसे है वैसे ही ड्रॉ करो, इस मॉलिक्यूल्स को फॉलो करो और उसके हेल्प से जो मॉलिक्यूल्स है वो ड्रॉ करो। CH हो गया, CH2OH हो गया। अब देखो 1 2 3 ये पहले से ही बना हुआ है, क्या है इसमें, HOH HOH HOH। अब करना क्या है आपको, फिर वही सेम कहानी रिपीट करनी है। H को उस साइड में रखो जिस साइड में ये ग्रुप लाइज करे, इन दोनों ब्रांच में जिस साइड ब्रांच लाइज कर रहा है उधर H को पोजिशनिंग कर दो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलोज। उसी तरीके से अब इस वाले केस को अगर आप कंसीडर करते हो, ध्यान से थोड़ा सा शुरू में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलोट्रोज। एलोट्रोज क्या बोला गया इसमें, ऑल, ठीक है, ऑल एलोट्रोज ग्लैडली, ठीक है। अब इसमें हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सिस्टम के तरफ, ठीक है। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है ऊपर का स्ट्रक्चर HOH, ध्यान से बस एक बार इस पे ध्यान देना है, बस उसके बाद आपको चीजें ये क्लियर हो जानी चाहिए। OHH, अब इसको मैं ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर को अरिबनोज मॉलिक्यूल को रख दिया, लेकिन चूंकि अब एक कार्बन ज्यादा होगा तो इस केस में मैं H, अगर ये राइट हैंड साइड में है तो H इसको दे दिया, OH इसको दे दिया, देख लो स्ट्रक्चर आ गया। इसको स्ट्रक्चर आपका आ गया, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द वेल फेमस मॉलिक्यूल ग्लूकोज। इसी का डिस्कशन जाएगा हम लोग का, ग्लूकोज की रिएक्टिविटी पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, कैसे मॉडिफिकेशन किया जाए, थोड़ा सा ध्यान देना आप। CH2OH, इसको तो ऐसे ही रखना है आपको, इसको ऐसे ही रखना है। क्या करना है इस केस में, देखो ये बस आप चेंज कर दोगे, OH को, H को इस साइड में रख दो, ये हो गया आपका OHH HOS, और यहाँ पे हो गया ये HOH। ऐसे के जैसे है वैसे ही रखो, बट ध्यान में रखना यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड दिया, हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड पे रख दिया, तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम लोग क्या बोले, मैक्स मींस मैनोज, हो गया आपका मैनोज। वैसे ही स्ट्रक्चर और भी जनरेट कर लेते हैं, सिमिलर वे जाएगा, इससे भी वही सिमिलर वे ही जाएगा। थोड़ा सा मैं इस स्पेस को यूज करता हूं, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, सिमिलरली आपको इस स्ट्रक्चर को रखना है ऐसे, CH हो गया यहाँ पे, CH2OH हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही रखो, H, ठीक है, ध्यान से, HOH OHH HOH। अब जब यहां पे हाइड्रोजन लगा रहे हो ना, तो यहां पे H दे दो, यहां पे OH दे, हो गया, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है तो H को लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। तो इसको क्या बोला गया, ग्लूकोज हो गया, ये मैनोज हो गया, इसको क्या बोला जाएगा देख लो आप, ये याद रहेगा ना आपको, गम मीन्स ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। सिमिलरली यहां पे क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगा इसमें, यहां पे क्या मॉडिफिकेशन आएगा ये देखना, CH2OH, यहां पे CHO HOH, ठीक है, OHH HOH, यहां पे बस आप चेंज कर दो, OH को इधर लेते आओ, OH को इधर लेते आओ, ठीक है। तो हो गया आपका ग्लूकोज, और इसमें हम लोग बोल रहे हैं दिस इज आवर इंडोज, दिस इज आवर मॉलिक्यूल इंडोज। सिमिलरली इसको भी करो, सिमिलरली आप इस वाले मॉलिक्यूल को भी कर सकते हो, कर दिया जाए यहीं पे। तो प्रीवियस वाले का यूज करके हम लोग आगे का जो स्ट्रक्चर है वो जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही रखो, HOH
OH OH और यहां पे हो जाएगा HOH। देख पा रहे हो आप, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रांचिंग था तो लेफ्ट हैंड साइड में लाइज किया, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी, देखिए आप जी आया था ना, जाएंट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज। सिमिलरली यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, गैलेक्टोज और इसके साथ साथ में बोला जा रहा है टेलोज। यहाँ पे क्या चेंजेस करना है आपको, CH, देखो आप क्या चेंज हुआ है, CHO, यहाँ पे CH2OH, जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे ही रखो, HOH OHH OHH, लास्ट जो आपने ऊपर वाला कायरल सेंटर जनरेट किया है उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन दोनों के अलावा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH, यही बस होगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोज। तो देख सकते हो आप कितना स्मूथली स्ट्रक्चर सभी जनरेट हो गया विदाउट कुछ याद रखे हुए। क्या मैंने बोला, गेट रेक्सल, गेट मींस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ई मींस एरिथ्रोज एंड टी मींस थ्रियोज। उसके अलावा फर्दर जो हम लोग गए तो यहाँ पे हम लोग ने पेंटोज को कंसीडर किया, एल्डो पेंटोज को, तो यहाँ पे आ गया राइबोस, अरिबनोज, जाइलोज, लाइलोज, और यहां से फर्दर हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को, तो ये ध्यान में रखना, ऑल एलोट्रोज gladly makes gum in the giant tank, all एलोट्रोज gladly makes gum in the giant tank। थोड़ा सा जो है ट्रिक है इसको याद रखने का, बिकॉज देखो स्ट्रक्चर से वैसे कम क्वेश्चन है बट हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि ये पूछा जा सकता है एपीमर्स वगैरह का रिलेशन, तो एपीमर्स भी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज द एपीमर्स, ठीक है, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो इन सब में रिलेशन क्या होगा, कोई आइडिया है? मिरर इमेज तो नहीं है एक दूसरे के, दे आर नॉट मिरर इमेज, देखो कोई भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं। तो क्या बोला जा सकता है, जैसे एपीमर्स में क्या बोलते हैं, टू डायस्टोमर्स, टू, डिफिनेशन आप यहीं पे लिख दो, टू डायस्टोमर्स, ठीक है, डायस्टोमर्स विच डिफर along only one chiral center, ठीक है, टू डायस्टोमर विच डिफर along only one chiral center, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफर करेगा, only one chiral center are called as apimers of each other, एपीमर्स ऑफ ईच अदर। थोड़ा सा ये बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। डायस्टीमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डायस्टीमर्स? डायस्टीमर बोला जाता है वो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। अगर मैं हेक्सोज की बात करूं तो देख लो आप, कायरल सेंटर कितने, 1 2 3 4, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ जो आइसोमर्स होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 2 द पावर 4 जाएगा। देख सकते हो 16 जो है जनरेट किए जाएंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर, 16 पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से कि 8 क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जैसे यहां पे आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरेट किया हुआ है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि टोटल आइसोमर्स ऑफ, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ, ये क्वेश्चन कभी एक लाइन में पूछा जा सकता है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ, किसका स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, फॉर एल्डो हेक्सोस कितने होंगे बताओगे आप, दैट इज 2 द पावर 4। अरे कायरल सेंटर तो दिख रहा है ना आपको, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल, तो टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज इज देयर, 2 2 2, ऐसे करोगे, 2 इसके लिए पॉसिबिलिटीज है, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, तो टोटल रास्ते कितने हो गए, 2 द पावर 4, दैट मींस 16। अब इस 16 में केस क्या होगा कि आधे इसके एनांसियोमर होंगे, तो क्या बोला जा सकता है, एनांसियोमरिक पेयर, एनांसियोमरिक पेयर। एनांसियोमरिक पेयर क्या होते हैं, तो एक दूसरे के मिरर इमेज, जैसे यहां पे आपने एलोज बनाया, इसका मिरर इमेज अगर यहां पे आपने कंसीडर किया दिस इज डी एलोज, सभी मैंने डी शुगर ही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप कंसीडर करते हो डी शुगर तो इसका तो मिरर इमेज भी तो होगा,
मिरर इमेज भी एक एनांसियोमर, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज भी एक आइसोमर्स कंसीडर किया जाएगा। तो 8 स्ट्रक्चर तो आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया, और इसके मिरर इमेज को कंसीडर करोगे तो 8 स्ट्रक्चर और आ जाएंगे। तो 8 + 8 16 हो ही जाएगा। मैंने 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, मिरर इमेज लोगे तो टोटल हो जाएंगे। डायस्टियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टियोमर रिलेशन देखो, दो स्टीरियो आइसोमर्स आपस में दो ही रिलेशन रखते हैं, या तो वो एनांसियोमर्स हो सकते हैं या डायस्टियोमर्स हो सकते हैं। क्या मैंने बोला? दो स्टीरियो आइसोमर्स आपस में या तो एनांसियोमर हो सकते हैं या डायस्टियोमर्स हो सकते हैं। तो एनांसियोमर की क्या बात होती है कि दे विल बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मैंने जैसे डीएलओज बनाया, इसी का मैं मिरर इमेज कंसीडर करूंगा, दैट विल बी एलएलओज, उसका मिरर इमेज हो जाएगा एलएलओ। अब डायस्टियोमर की बात करें तो बोला जाता है कि नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स आर कंसीडर एज द नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स आर कंसीडर एज द डायस्टियोमर्स। जैसे ये डायस्टियोमर्स, ये इसका डायस्टियोमर्स होगा, ये दोनों आपस में डायस्टियोमर्स होंगे क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। वैसे ही मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस टू आर द डायस्टियोमर, दिस टू, एनी कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, इन सब में कोई भी दो सेलेक्ट करके और बोलो कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस टू, दे विल बी द डायस्टियोमर्स ऑफ ईच अदर, दे विल बी द डायस्टियोमर्स ऑफ ईच अदर। आप लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, चाहे इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, आपस में दे विल बी डायस्टियोमर्स ऑफ ईच अदर। यदि तो बात समझ में आती है कि दे आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब आता है एपीमर्स, एक स्पेशल केस ऑफ डायस्टियोमर्स। व्हाट आर द एपीमर्स? एपीमर्स वो होते हैं कि दो डायस्टियोमर्स जो कि ओरिएंटेशन में डिफर करें ओनली वन कार्बन सेंटर के अलाउंग, ओनली वन कार्बन सेंटर के अलाउंग, और अदर कार्बन सेंटर के अलाउंग जो है सेम रहे कॉन्फ़िगरेशन, सेम रहे कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं कोई भी स्ट्रक्चर यहां से उठाऊं, जैसे यहां देखो डी एलोज और डी एलोट्रोज, कैन आई कंसीडर दिस टू आर द एपीमर्स ऑफ ईच अदर? कैन आई कंसीडर दिस टू? देखो आप ध्यान से देखो, तो जो कहानी है इस पर्टिकुलर कायरल सेंटर के अलावा बस कहां पे डिफरेंस आया है? केवल और केवल इस कायरल सेंटर के अलावा दे आर डिफरिंग, द कॉन्फ़िगरेशन जो डिफर कर रहा है केवल और केवल एक कार्बन के अलावा डिफर कर रहा है। तो क्लियरली अगर इन दोनों को आप कंसीडर करना चाहो तो दे विल बी द एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के एपीमर्स होंगे। वैसे ही मैं ग्लूकोज और मैनोज की बात करूं तो देखो कहां पे डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसके अलावा और इसके अलावा इस कायरल सेंटर के अलावा दोनों मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस कायरल सेंटर के अलावा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस कायरल सेंटर के अलावा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस कायरल सेंटर के अलावा कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो ओनली वन कायरल सेंटर के अलावा अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है तो दे विल बी कंसीडर एज द एपीमर्स ऑफ ईच अदर, दे विल बी कंसीडर एज द एपीमर्स ऑफ ईच अदर। देन आप ले लो डी ग्लूकोज एंड इंडोज, डी ग्लूकोज और इंडोज। अब देखो इस केस में आपने क्या देखा कि यहां पे कहानी सेम है, इस कार्बन के अलावा कहानी सेम है, इस कार्बन के अलावा कहानी सेम है, इस कार्बन के अलावा कहानी बदल गई। ठीक है, ओनली वन कायरल सेंटर के अलावा अगर कहानी बदल जाती है, यानी कि जो है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है एक कायरल सेंटर के अलावा, दे विल बी कंसीडर एज द एपीमर्स ऑफ ईच अदर, द स्पेशल केस ऑफ डायस्टियोमर। बस ये बोल सकते हो कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डायस्टियोमर। सेम कहानी गैलेक्टोज और टेलोज के लिए, सेम कहानी गैलेक्टोज और टेलोज की है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज, और उस केस में आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को याद रखा जाए, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि उस ट्रिक को आप यूज करो। ठीक है, आप उस ट्रिक को यूज करके आप जो है स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाला ट्री तो याद रख सकते हो, और जैसे ही आप ट्री याद रखोगे वैसे ही आप पहुंचते जाना, उस चेन तक पहुंचते जाना। जैसे मैनोज का स्ट्रक्चर मुझे चाहिए होगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जनरेट करूंगा, एरिथ्रोज जनरेट करूंगा, वहां से अरिबनोज जनरेट करूंगा, और फिर जो है मैनोज जनरेट करूंगा। हो गया, थोड़ा सा लेंथियर प्रोसेस होगा बट करेक्ट आंसर तक तो पहुंचाएगा। राइट, कुछ भी चीजें अगर याद रखनी है तो याद तो रख सकते हो, बट इतने सारी स्ट्रक्चर्स को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आई विल प्रीफर दैट ट्रिक कि गेट रेक्सल मींस आपको जो है वहां तक पहुंचा देगा, पेंटोज तक, और जब आपको हेक्सोज तक पहुंचना होगा तो ये ट्रिक यूज करना होगा। ऑल एलोट्रोज ग्लैडली मेक्स गम इन द जाइंट टैंक, टैंक के अंदर जो है गम्स बना रहे हैं जो भी एलोट्रोज हैं, तो वो बस ट्रिक के लिए हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, क्लियरली नोट डाउन कर लेना। एपीमर्स बहुत बार पूछा जाता है कि विच टू मॉलिक्यूल्स, टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। एक कायरल सेंटर के अलावा अगर डिफर कर रही है स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर से एक कायरल सेंटर के अलावा, दे विल बी कंसीडर एज द एपीमर्स ऑफ ईच अदर।
ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कोई और भी रिलेशन ऐसा रख रहा है क्या एपीमर्स का अदर टू में, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो डायस्टीमर्स व्हिच आर डिफर अलोंग ओनली वन कायरल सेंटर आर द कॉल्ड एज एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये कहानी लिख दो और ये कहानी लिख दो। ठीक है, पहले आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, अभी आप लोगों ने ओपन स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब मूव करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। पहले मोनोसैकेराइड को देख लेते हैं और इसी का यूज करके पॉलीसैकेराइड या जो भी डाइसैकेराइड है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो एक दिमाग में आएगा आपके क्वेश्चन कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों कंसीडर किया जाए, ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम है, देखो कई सारे टेस्ट जो एल्डिहाइड जो देता था, क्योंकि अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये CHO हो गया, H हो गया, यहाँ पे OH, H OH, H OH और यहाँ पे CH2। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रक्चर आपको आ जाए। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर कंसीडर करूं तो ये रहा हमारा यहाँ पे CHO, ये रहा CHO ग्रुप जो कि फ्री CHO ग्रुप है। तो ऑब्वियसली अगर फ्री CHO ग्रुप है तो इसको सभी जो टेस्ट है एल्डिहाइड के जो सभी टेस्ट है उस टेस्ट को इसको पॉजिटिव देना चाहिए। बट क्या देखने को मिला, देखने को ये मिला कि कई सारे जो एल्डिहाइड के टेस्ट हैं वो फेल कर जा रहे, दे रहा है ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड के बहुत सारे टेस्ट दे रहा है लेकिन कई सारे टेस्ट फेल भी कर जा रहे हैं, जो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो वही से रिजल्ट निकल के आता है कि जो ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, रेदर ये एग्जिस्ट कर रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहां पे मेंशन किया जा सकता है कौन कौन से टेस्ट फेल कर गया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 2,4 DNP टेस्ट फेल कर गया। 2,4 DNP टेस्ट कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए वो टेस्ट होता है 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। आगे चल के वो रिएक्शन को देखेंगे भी, लेकिन 2,4 DNP टेस्ट कराया जाता था किसके लिए, एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, और आपको येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, although it contain aldehydic group but it is not going to give the positive 2,4 DNP test. Similarly skip reagent टेस्ट जो कराया जाता है एल्डिहाइड के लिए, बाकायदा एल्डिहाइड के लिए हम लोग कराते हैं, वो भी टेस्ट यहाँ पे फेल कर गया। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ये दिमाग में रेज होना चाहिए कि अगर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कॉन्टेन है तो इन दैट केस इस टेस्ट को तो पॉजिटिव देना चाहिए। जो भी टेस्ट हम लोग बोल रहे हैं 2,4 DNP टेस्ट या स्किप रिएजेंट टेस्ट, ये टेस्ट को तो पॉजिटिव देना चाहिए, बट रियल में ये सभी टेस्ट फेल कर गए बाय द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इटसेल्फ। जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इस टेस्ट को फेल कर गया। तब इन लोगों के दिमाग में आया कि ठीक है, जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसमें कुछ तो फ्लॉज है, जिसकी वजह से हम लोग को कुछ टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा है। तो वो पॉइंट आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि ग्लूकोज फेल सम ऑफ टेस्ट। इसलिए मैंने शुरू में बोला, हम लोग बोल तो रहे हैं कि कॉन्टेन एल्डिहाइड ग्रुप, बट थोड़ा सा इसका जो नेचर है एल्डिहाइड से डिफर करेगा, और ये नेचर है कि ग्लूकोज फेल सम ऑफ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, इसको और ज्यादा डिटेल करेंगे जब हम लोग रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, बट अभी के लिए आप मेंशन कर दो फेल सम ऑफ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट बोल दो। ये स्किप जो रिएजेंट टेस्ट कराया जाता है, ये शायद आपने टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा। 2,4 DNP टेस्ट तो किया होगा, आप लैब में भी किया होगा कार्बोनिल कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बावजूद भी ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, यही से क्वेश्चन रेज होता है कि जो स्ट्रक्चर है, क्या हमारे स्ट्रक्चर में कुछ फ्लॉज है, क्योंकि साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि एल्डिहाइड के टेस्ट सभी निगेटिव दे रहा है। एल्डिहाइड के बहुत सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, जैसे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कराया जाएगा या फेलिंग रिएजेंट टेस्ट कराया जाएगा। दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू गिव पॉजिटिव टेस्ट लाइक 2,4 DNP सेट, स्किप रिएजेंट टेस्ट, ये सभी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट का क्या मीनिंग है, ये मीन्स ओपन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और भी बहुत सारे ऐसे हम लोग देखेंगे एनालॉग्स जिसपे ये बताया जा सकता है कि ओपन स्ट्रक्चर ऑफ
कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर नॉट करेक्ट। होता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मेजरली वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी बात करेंगे कि साइक्लिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा, ये सभी डिस्कशन का पार्ट बनेगा। तो मीन्स ओपन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन। अगर ओपन स्ट्रक्चर कंसीडर करते हो इसको तो देख लो, प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना। कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज। इसी से बचने के लिए इन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर किया कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसे कंसीडर किया जा सकता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को लर्न करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि हेमी एसिटल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हेमी एसिटल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल समझा जाए कैसे होता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बेसिकली क्या रिएक्शन है, ये हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप ROH के साथ में इन द एसिडिक मीडियम, तब इन दैट केस हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटल आल्सो। ठीक है, अब बात किया जाए इसमें कैसे होगा स्ट्रक्चर को, हम लोग को हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पहचानने आना चाहिए। देखा जाए तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, थोड़ा सा रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता था। आपको आइडिया होगा अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड सही से पढ़ा है तो होगा क्या है, देखो आप कि ये जो है इस तरीके से जाके अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो आप स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा। कार्बन, मैं यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच करा सकता हूं, चाहे वो आपका RR ग्रुप हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, या RH हो जाएगा तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का यूज किया जा सकता है इस स्ट्रक्चर के लिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, अब समझना इस बात को, ये तो गया O- और यहाँ पे आ गया RH और यहाँ पे R। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ये प्रोटॉन इस पे चला जाएगा। मैं सिंपली इस रिएक्शन को देख रहा हूं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म आप देखोगे आगे के रिएक्शन में भी कि किस तरीके से ग्लूकोज का होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है मींस एक कार्बन के साथ में एक OH ग्रुप अटैच्ड है और एक OR ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप अगर एक कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो इसको बोला जाएगा हेमी एसिटल। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या मैं बोल रहा हूं कि एक कार्बन के साथ में इधर तो ROR ग्रुप जो भी होगा ये R ग्रुप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप भी हो सकता है। तो इस कार्बन के साथ अगर एक OH ग्रुप रहता है और एक OR ग्रुप रहेगा तो इसको पढ़ा जाएगा हेमी एसिटल। ठीक है, यहां में फर्दर रिएक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता है। एसिड लिया आपने, ROH फिर से सप्लाई किया, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, प्रोटोनेट करेगा इसको और यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। मैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए जाता हूं तो यहां पे भी OR ग्रुप आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब समझना इस बात को, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कार्बन के साथ में ये भी एल्कोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट और दूसरा भी एल्कोक्सी ग्रुप है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं एसिटल। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि मीन्स एक हाइड्रोक्सी है और दूसरा क्या है एल्कोक्सी, एक हाइड्रोक्सी है दूसरा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मीन्स RO ग्रुप, तो इन दैट केस इसको बोला जाएगा हेमी एसिड। अब यहां पे वही चीज देखने को मिलता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फ्री एल्डिहाइडिक फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो मेजर अमाउंट होगा वो साइक्लिक फॉर्म का ही होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री एल्डिहाइडिक फॉर्म, तभी ये पॉसिबल है। एल्डिहाइडिक फॉर्म प्रीडोमिनेंटली मींस थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर सकता है, प्रीडोमिनेंटली फॉर्म एल्डिहाइडिक फॉर्म प्रीडोमिनेंटली, बट इन किस में एग्जिस्ट करता है, हेमी एसिटल फॉर्म। या जो भी शुगर मॉलिक्यूल लोगे वो तो हेमी एसिटल या एसिटल फॉर्म में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हेमी एसिटल फॉर्म करे या एसिटल फॉर्म करे, वो डिपेंड किया होगा कौन सा शुगर आपने लिया है।
तो अगर शुगर मॉलिक्यूल की बात करें तो शुगर हेमी एसिटल में भी हो सकता है, अगर वो साइक्लिक फॉर्म में होता है तो या तो एसिटल फॉर्म में हो सकता है या हेमी एसिटल, दोनों में हो सकता है। थोड़ा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं कि क्या फॉर्म कर गया है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का केस देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस वाले कार्बन पे कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल। अरे वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जाके उस पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से COH हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों ने क्यों कराए? एनी आइडिया? इसी के साथ क्यों कंसीडर किया गया? बिकॉज इसके साथ 6 मेंबर रिंग फॉर्म करके आएगा, और हम लोग को पता है 6 मेंबर रिंग आर हाईली स्टेबल। 6 मेंबर रिंग आर हाईली स्टेबल होगा, तो इस वजह से यहाँ पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। 7 का या 5 का नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर ये जाता तो 5 मेंबर बनाता, ये जाता तो 7 मेंबर बनाता। इसके जाने पे हम लोग को कितने रिंग सिस्टम मिलेगा? 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन विल बी पार्ट ऑफ द रिंग, यानी कि 6। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रॉ किया जाए। इसमें इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए। कैसे मैंने ड्रॉ किया? CH2OH जैसे है वैसे पड़ा रहा, यहाँ पे H। अब हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा इस बॉन्ड को दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले ऑक्सीजन के थ्रू मैं ये दिखा रहा हूं, ये जो हेमी एसिटल बॉन्ड है, दिखाया जा सकता है ना। ये कार्बन मत समझना, ऐसा मत समझना कि ये कार्बन है, रेदर मैं दिखा रहा हूं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरीके, ठीक है। अब जो अदर पोजिशनिंग है वैसे ही दिखा दो, H OH H OH H और यहाँ पे H, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, लेकिन इससे भी थोड़ा सा अच्छे से दिखाया जा सकता है इस मॉलिक्यूल को, जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं हवार्ड प्रोजेक्शन, ताकि हम लोग को 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया लग सके। अभी तो 2 डायमेंशन में दिखाया गया है ना, हम लोग को मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते थे? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे तरफ पॉइंट आउट करता था। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए, थोड़ा सा हम लोग को व्यू थोड़ा सा डिफरेंट दे सके, बस ये। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्शन यूज सीखना पड़ेगा, हवार्ड प्रोजेक्शन। इसके पहले आपने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज के अंदर न्यूमैन प्रोजेक्शन देखा होगा, साहर्स प्रोजेक्शन देखा होगा, फिशर प्रोजेक्शन देखे होंगे, वेस्ट डैश प्रोजेक्शन देखे होंगे। इन सभी प्रोजेक्शन का रोल क्या होता है? ये करते हैं 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन सरफेसेस पे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके तरफ पॉइंट आउट किया रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन आपके तरफ पॉइंट आउट किया रहेगा। ये तो बात समझ में आती है। तो इसी स्ट्रक्चर को रेदर हम लोग इस फॉर्म में दिखाएं। इन्होंने बोला कि हवार्ड प्रोजेक्शन, तो कि थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, उससे जो है ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 6, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा, रिंग वाला पार्ट हो गया, क्योंकि रिंग फॉर्म कर रहा है ना, जिसमें ऑक्सीजन भी एक पार्ट है, ऑक्सीजन एक पार्ट है। अब इसमें आप पोजिशनिंग करो, ग्रुप की पोजिशनिंग करो। देखो यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। क्या क्वेश्चन है कि इसके लॉन्ग किस साइड में, अगर मान लो ये समझो आप एक रिंग का प्लेन है, इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको देता हूं। इस केस में थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको कि कैसे हवार्ड प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। मतलब ये आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे। अब देखो कार्बन नंबर ये 1 हो गया, इसको बोलते हैं कार्बन 1, ठीक है। अब जब ये साइक्लिक सिस्टम बन रहा है ना, तो इस पे पहले से तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नया कायरल सेंटर जनरेट कर रहा है। और जब नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो इसके अलावा दोनों ओरिएंटेशन के बारे में सोचा जा सकता है, दोनों ओरिएंटेशन के बारे में सोचा जा सकता है कि नहीं, बताना। जो कार्बन नंबर 1 है, दिस इज अ कार्बन नंबर 1, इसके अलावा ये भी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचा जा सकता है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी सोचा जा सकता है, ठीक है। 1, ठीक है, क्लियर है बात। 1 वाले कार्बन पे 2 पे मूव किया जाए, तो जहां पे OH आपको राइट हैंड साइड दिख जाए ना, आपको राइट हैंड साइड दिख जाए, इस केस से, इस स्ट्रक्चर से जब यहां पे पहुंच रहे हो तो क्या करो, उसको, उस OH को आप नीचे दिखा दो। राइट OH वो आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप वैसे भी दिखा सकते हो, प्लट के भी, राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है।
राइट हैंड साइड OH को आप क्या करना, नीचे दिखा देना, ठीक है, बिलो द रिंग रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, रिंग के बिलो वाले में। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रेजेंट है OH, उसको आप एवब द रिंग दिखा देना। विजुअलाइज का है, आप उधर से विजुअलाइज करोगे तो अलग चीज दिखेगा, इधर से विजुअलाइज करोगे तो अलग चीज दिखेगा, यही तो है ना, बिलो द एवब द रिंग, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो दो बेसिकली यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पे देखो, यहां पे सेकेंड कार्बन पे HOH, नेक्स्ट कार्बन पे OH, यहां पे HOH, ये नीचे है ना, ये राइट हैंड साइड में, तो इसको नीचे दिखा दो। यहां पे देखो आप इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे आप कैसे दिखाओगे, देखो आप एक बार कैसे इसको कंसीडर किया जाए। तो आप देख लो यहाँ पे CH2OH, सिमिलरली इस केस में देखोगे तो HOH, ठीक है, OH और सिर्फ सेम है, बस इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। ये OH, CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला, ठीक है। ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस सेंटर के अलाउंग डिफरेंट हो गया और सभी का आयरन सेंटर के अलाउंग सेम कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, नेम पढ़ते हैं, आगे हम लोग नेमिंग इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अल्फा, अभी इसकी नेमिंग किया जाएगा। और यहां पे ये बीटा, बेसिकली इस कार्बन की वजह से बोला जा रहा है। यहां पे OH ग्रुप बिलो द रिंग है, ठीक है, OH इज बिलो द रिंग, ठीक है, इसको बोला गया अल्फा, इसकी नेमिंग गई। OH इज एबव द रिंग, इसको पढ़ा गया बीटा। ध्यान रहे कि ये किसके अलाउंग बोला जा रहा है, किसके अलाउंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है इस कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं, इसी कार्बन को बोलते हैं हम लोग एनोमरिक कार्बन, ठीक है। हेमी एसिटल ऐसा लिखा जा सकता है, हेमी एसिटल, जहां से ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा देखो आप, ये हेमी एसिटल फॉर्म में है कि नहीं, इस कार्बन के साथ में OH अटैच्ड, एक साइड में OH अटैच्ड है और एक साइड में OR ग्रुप अटैच्ड है, एक साइड में ऑक्सीजन और इसके साथ में R ग्रुप, इधर तो R हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द हेमी एसिटल फॉर्म, दिस टू आर द हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज द हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या मेंशन किया कर रहा हूं मैं, हेमी एसिटल आर एसिटल कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन भी। इसके अलावा अगर OH, इसके अलावा अगर OH बिलो द रिंग है तो इसको बोला जाएगा अल्फा, अगर एबव द रिंग है तो इसको बोला जाएगा बीटा। समझ में आती है बात? अगर OH इज बिलो द रिंग तब इन दैट केस अल्फा जाएगा, किसके अलावा, जिसको हेमी एसिटल कार्बन बोल रहे हैं। हेमी एसिटल या एसिटल कार्बन बोला जा सकता है या एनोमरिक कार्बन बोला जा सकता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में ऐसा डिफरेंस आता है, जैसे देखो OH बिलो द रिंग हो गया तो इसको अल्फा आपने नेम दे दिया, और OH एबव द प्लेन हो गया तो इसको बीटा। आप रोटेट करके मत दिखा देना, रोटेट करने में तो फिर तो अपोजिट हो जाएगा ना। ऐसे अगर कॉन्फ़िगरेशन आपने एनोमरिक कार्बन पे देखा OH बिलो द रिंग तो इसको हम लोगों ने बोल दिया दैट इज अल्फा, और OH इज एबव द रिंग दैट इज बीटा, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर और हम लोग जो है स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से इसकी नेमिंग जाएगी, किस तरीके से जो है अगर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल लिया जाए तो किस तरीके से इसमें हम लोग को ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर है ना कि ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है लाइक दिस स्ट्रक्चर फेल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये मेंशन कर सकते हो, ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड, सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से इसको ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर का हेल्प लिया, क्योंकि ये हेमी एसिटल फॉर्म में, हेमी एसिटल फॉर्म में, तो इन दैट केस ये वो टेस्ट इसी वजह से नहीं दे पा रहा है, बिकॉज अगर हेमी एसिटल फॉर्म में होगा तो 2,4 DNP टेस्ट भी फेल कर जाता है, स्किप रिएजेंट टेस्ट
फिर भी फेल कर जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि कई सारे जो टेस्ट हैं एल्डिहाइड के केस में ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, कई सारे टेस्ट ये पॉजिटिव दे देगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बोले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है लाइक दिस, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में है, इसके पहले हम लोग को स्ट्रक्चर याद हो जाए। ये रहे HOH, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेंगे, OH HOH और यहाँ पे CH, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था जिसको बोला गया कि थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, बोला गया इसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन किया जा पा रहा है, उसके लिए हम लोग को क्लोज चेन स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ केस था, ठीक है। तो दो आइसोमर्स हम लोग को देखने को मिलता है, दो आइसोमर्स देखने को मिलता है। क्या आइसोमर्स था, ध्यान से देखना। तो यहां पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको हम लोग हेमी एसिटल कार्बन बोल सकते हैं, अगर हेमी एसिटल फॉर्म में या एसिटल फॉर्म में तो एसिटल कार्बन बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। अभी मैं मेंशन करा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे OH एबव साइड में है, OH अगर एबव साइड में तो बीटा, या पहले मैं अल्फा को कंसीडर कर लेता हूं, ये हो जाएगा आपका अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इस कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे तो ये हेमी एसिटल फॉर्म में, कैसे पता किया, ये कार्बन के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक OR ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको बोल दिया जाएगा हेमी एसिटल कार्बन, ठीक है, कार्बन, या इसी को बोला जा सकता है एनोमरिक कार्बन, इसको हम लोग बोल सकते हैं एनोमरिक कार्बन, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कैसे ड्रॉ किए, राइट हैंड साइड में अगर OH है तो नीचे गया OH, लेफ्ट हैंड साइड में है तो OH एबव गया, ऐसे ही आप H इधर और OH इधर, करेक्ट है ना, H इधर और OH इधर। और यहां पे बात किया जाए तो यहां पे आपका हो जाएगा CH2, ठीक है, CH2OH और यहां पे हो गया H, ठीक है। तो क्या इसको कॉन्फ़िगरेशन बोला गया, इसको बोलेंगे अल्फा। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे जाती है, कि अल्फा डी ग्लूकोज तो नहीं बोल सकते हो ना, जो है ग्लूकोज तो ये मॉलिक्यूल है, तो साइक्लिक सिस्टम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट नेमिंग जाता है, ठीक है। तो आप कैसे इसकी नेमिंग कैसे करोगे, देखते हैं हम लोग किस तरीके से नेमिंग जाता है। तो इसके लिए जो ये स्ट्रक्चर है उसका हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पाइरन, ठीक है, और इसी के बेसिस पे इनकी नेमिंग की जाती है। क्या नेमिंग की जाती है, देखो एक तो पढ़ लिया गया अल्फा, क्योंकि OH बिलो द प्लेन था, इसकी वजह से इसको अल्फा दे दिया गया। डी ग्लूकोज, बिकॉज इसके अलावा तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है ना, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं पढ़ा जाएगा, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं ग्लूको पाइरन। तो ग्लूको और ओज के बीच में हम लोगों ने पाइरन लगा दिया, ये वाला जो है वर्ड आ गया। तो अल्फा डी ग्लूको पाइरनोज, नेम याद रखना पड़ेगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि व्हाट विल बी द मोनोमर्स ऑफ सुक्रोज, तो उसमें अल्फा डी ग्लूको पाइरनोज ही लिखना पड़ेगा। कैसे नेमिंग कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो ग्लूकोज को अलग कर दिया, ग्लूकोज से ओज हटा दिया, ठीक है, ऐसे ही हटा दिया, तो ग्लूको पाइरनोज इसकी नेमिंग हो गई। सिंपल सा कैसे पाइरनोज, तो यहीं से ये आ रहा है अल्फा डी ग्लूको पाइरनोज। अच्छा, दूसरा जो इसका जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दूसरा आइसोमर्स, ये कुछ इस तरीके से समझना इस बात को। क्या मैं बोला, OH एबव द प्लेन ले लो, यहां पे H OH ऐसे रखो, OH यहां पे H, यहां पे H और OH, ठीक है, यहां पे CH2OH और यहां पे H, ठीक है। अब देखो इस केस में तो क्या मैंने बोला कि ये जो कार्बन है ये हमारा एनोमरिक कार्बन बोला जा सकता है, और इस केस में हेमी एसिटल कार्बन भी बोला जा सकता है। तो केवल अगर इसमें जो डिफरेंस आ रहा है किसी एक कार्बन के लॉन्ग आ रहा है, तो क्या इन दोनों को एपीमर्स नहीं बोला जा सकता है? बोला जा सकता है, एपीमर्स बोल सकते हैं, बट एपीमर्स में भी इसको एक स्पेशल क्लास बोला जा सकता है, वो बोला जाता है एनोमर्स। पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो बी, बस क्या चेंज करना है आपको, बीटा चेंज कर देना है, अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरनोज, ग्लूकोपाइरन, पाइरन यहां से वर्ड निकल के आया बिकॉज 6 मेंबर रिंग है और ईथर ग्रुप प्रेजेंट किया हुआ है, तो इस वजह से यहां से नेम इसका निकल के आया ग्लूकोपाइरनोज, जो हम लोग को फॉलो करना है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एनोमर्स। ये पूछ दिया जाता है, दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे। एपीमर्स तो है, नो डाउट एपीमर्स तो है। एपीमर्स क्यों बोल रहे हैं?
बिकॉज एक कायरल सेंटर के अलॉन्ग इनकी कहानी बदल रही है। तो जितने भी एनॉमर्स होंगे एक दूसरे के, वो एपिमर्स तो कहलाएंगे, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन सभी एपिमर्स एनॉमर्स नहीं कहला सकते। सिंपल सी बात है, सभी एपिमर्स आर नॉट एनॉमर्स। एनॉमर्स में क्या होना चाहिए कि जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो केवल और केवल एनॉमरिक कार्बन पे डिफर करे, राइट। मैं बोल सकता हूं टू एपिमर्स, एपिमर्स क्या थे, डायस्टीमर्स थे, तो आप बोल सकते हो टू एपिमर्स आर डायस्टीमर्स which differ configuration along एनॉमरिक कार्बन, जिसको हम लोग हेमी एसिटल फॉर्म में भी देख सकते हैं या हो सकता है एसिटल फॉर्म में भी है। दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू आर यूजिंग। ग्लूकोज के केस में हेमी एसिटल आया है, हो सकता है कि किसी और के केस में हम लोग एसिटल फॉर्म में भी देखें। तो टू एपिमर्स आर डायस्टीमर्स विच डिफर कॉन्फ़िगरेशन अलोंग एनॉमरिक कार्बन आर कॉल्ड एज एनॉमर्स ऑफ ईच अदर। ये तो क्लियर रहेगा। अच्छा, एक और लाइन में बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, ऑल एनॉमर्स आर एपिमर्स बट ऑल एपिमर्स आर नॉट एनॉमर्स। एपिमर्स में क्या डिफिनेशन दिया गया था कि एटलीस्ट एक कार्बन के अलॉन्ग जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बस डिफर करना चाहिए। अब वो कार्बन कोई भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है ना एनॉर्बिक कार्बन ही रहे, किसी भी कार्बन के अलॉन्ग भी डिफर हो सकता है। तो चाहो तो ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, नोट्स में चिपकाया जा सकता है क्या, कि ऑल एनॉमर्स आर एपिमर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, समझ में आती है बात इतनी। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इन दोनों के प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आएगा ना, वो आगे हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोज मैं बोल रहा हूं बट पढ़ना आप ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में क्या डिफरेंस आएगा इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो हम लोग ग्लूकोज के अंदर ही डिस्कशन को रखेंगे। तो ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि इन्हीं के अलॉन्ग केवल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग एनॉमरिक कार्बन बोल रहे हैं। इस वजह से इन दोनों को बोला जाएगा एनॉमर्स ऑफ ईच अदर। ध्यान है कि ऑल एनॉमर्स आर एपिमर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट। ठीक है, तो किसी का भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हो। जैसे इसी की बात करें तो इसका जो हम लोग कंसीडर करते हैं, इसी का एक एपिमर्स होता है, दैट इज मैनोस। उसको भी हम लोग ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप चाहो तो घर पे प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि ओपन स्ट्रक्चर जो आपने ओपन स्ट्रक्चर शुरू में ड्रॉ किए हैं, चाहे वो मैनोज हो जाए, गैलेक्टोज हो जाए, उसका एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ताकि प्रैक्टिस रहे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेके। तो एक बार जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूं फटाफट इस केस में किस तरीके से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा है कौन सा, ये हमारा है मैनोज मॉलिक्यूल। दिस इज द एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज, जो कि बोलते हैं मैनोज। अच्छा, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे जाएगा, तो 6 मेंबर रिंग बनाएगा। तो इसको आप यहां पे भेज दो, ठीक है, नंबरिंग कर दो सो दैट की आसानी हो। 1 2 3 4। जब भी आप रिंग क्लोज करो ना, रिंग क्लोज करो या रिंग ओपन करो, नंबरिंग कर लिया करो ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक है, तो यहां पे देखो आप OH ये हो गया, ये कहलाएगा हमारा एनॉमरिक कार्बन, क्योंकि इसके अलॉन्ग OH जुड़ेगा तो ये हेमी एसिटल ग्रुप के फॉर्म में रहेगा। तो अब यहां पे कहानी वही है कि आप तो या तो OH को डाउन दे सकते हो, तो OH अगर डाउन जाता है तो इसको बोला जाएगा, OH जाएगा तो अल्फा बोला जाएगा। ठीक है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है इस कार्बन की। तो यहां पे आ जाएगा OH क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे क्या लिखा जाएगा OH जो कि लेफ्ट हैंड साइड में। देखो मैनोज का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसका एक सेंटर के अलावा। यहां पे मैं क्या रखूंगा HOH। ठीक है, इसकी बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा इस केस में, आप देखना ध्यान से, CH2OH। ठीक है, CH2OH और यहाँ पे H। इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसकी नेमिंग क्या होगी, इसको पढ़ा जाएगा अल्फा डी है ना, ये तो अल्फा डी। ग्लूको की जगह देखो ग्लूकोज अब नहीं यूज कर सकते हो, तो क्या यूज करना पड़ेगा, मैनोपाइरानोज। मैनोज यूज करते थे ना, मैनोपाइरानोज यूज करना पड़ेगा।
क्या यूज करना पड़ेगा, मैनोज पायरिनोज, मैनोपायरिनोज। अब इसको जो है हम लोगों ने बोला अल्फा डी मैनोपायरिनोज। इसी का जो एनॉमर्स होगा, इसका एनॉमर्स होगा कैसे होगा, OH H, और सभी के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, बस इसी के लॉन्ग डिफर हो जाएगा, H OH CH2 OH, ठीक है H। देख लो ये हेमी एसिटल कार्बन है कि नहीं, इस कार्बन के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है कि नहीं, H ऊपर है OH नीचे है, OH ऊपर है H नीचे, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है बीटा डी मैनोपायरिनोज। समझ में आ गया ना कैसे नेमिंग किया जा रहा है इसको। क्या करें हम लोग, ओज हटा के एसी हटा के वहां पे पायरिनोज लगा दे रहे, बस हो जाएगा पायरिनोज, हो जाएगा पायरिनोज, ठीक है। मैंने क्या किया, ओ एसी हटा के, जैसे ग्लूकोज में एसी हटाया और लिख दिया ग्लूकोपायरिनोज लगा दिया। यहां से मैंने क्या किया, मैनोज से एसी हटाया और उसके जगह पे लगा दिया पायरिनोज, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म को असाइक्लिक फॉर्म से तो डिफरेंट बताना पड़ेगा ना, तो नेमिंग भी अलग होगी। तो ये तो कहानी रही, प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस करना बाकायदा, इस पे सभी प्रैक्टिस कर लेना। आप गैलेक्टोज को लेके प्रैक्टिस कर लो कि किस तरीके से उसका साइक्लिक फॉर्म आएगा, तभी तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आपकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बता रहा हूं कि ऐसे स्ट्रक्चर के लिए पहुंचा जाएगा। हावर्थ प्रोजेक्शन ये कहलाता है, इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इस कंडीशन को भी देख लेते हैं, कौन सा, हम लोग फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अभी तक हम लोगों ने रिप्रेजेंट नहीं किया, बट एक बार देख लेते हैं कैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका CH2H। ध्यान रहे कि जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है ना, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल एक यही हम लोग का कीटो एक्सोज में सब डिस्कशन का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही रखेगा, बस ये डिफर करेगा इस वाले कार्बन पे, HOH और यहां पे OH, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अब केस क्या देखने को मिलता है, इस केस में देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। तो ये क्या बनाने जा रहा है, क्योंकि यहां पे क्या था, एल्डिहाइड था, तो ये कार्बन अटैक किया था, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि ये कुछ इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दिस, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जिस तरीके से आपने नॉर्मली हेमी एसिटल का फॉर्मेशन देखा है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन देखा, वैसे यहां पे भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, यहां पे आ जाएगा आपका OH H, अब जिस साइड में भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो, H, ठीक है। यहां पे आ जाएगा HOH, इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना, यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये पूरा का पूरा रिंग जुड़ गया। ऐसे जो है मैं ड्रॉ कर दूं OH और यहां से एक ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऐसे कुछ है CH2, ठीक है। ये फॉर्म कर रहा है 5 मेंबर रिंग का। तो यहां से भी अब देखो, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कोई फिक्स नहीं था, इस जहां पे ये रिएक्शन किया यहां पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं था, दोनों कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जा सकता है, दोनों स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ किया जा सकता है। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर से कैसे यहां पहुंचा जाएगा, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, नंबरिंग कर लो ताकि आपको आसान रहेगा। ये हमारा हेमी एसिटल कार्बन है, ध्यान रहे ये हेमी एसिटल कार्बन है, ये हेमी एसिटल नहीं, हेमी एसिटल कार्बन है। 1 2 3 4 5, ये ऐसे कर दिया जाए, थोड़ा स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया जाए इसको, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का ऑक्सीजन हो गया, यहां पे कार्बन 1 2 3 4 और इसको मैं 5 दे देता हूं, ठीक है। नंबरिंग में ऐसे किया हूं सच दैट कि ग्रुप को पोजिशनिंग किया जाए। अब आप ध्यान से देखना कि यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहां अगर CH2OH लिया जाए और OH को बिलो कर दिया जाए, रिंग के बिलो, मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर रिंग के बिलो आता है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, अल्फा, ठीक है। और इसी में क्या मॉडिफिकेशन हो जाए, इसी में मॉडिफिकेशन ये हो जाए कि जो हम लोग का ये कार्बन है, ये ध्यान में आ रहा है ना कि ये एनॉमरिक कार्बन है, हेमी एसिटल फॉर्म में। कैसे मैं बोला हूं कि ये हेमी एसिटल फॉर्म में, आप देखो ध्यान से कि इस कार्बन के साथ OH ग्रुप भी अटैच्ड है और OR ग्रुप भी अटैच्ड है। दिस कार्बन इज आवर हेमी एसिटल कार्बन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एनॉमरिक कार्बन। तो जब यहां पे रिएक्शन हो रहा है ना, जब इस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है तो दोनों की पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या इसमें आप जो है OH को एबव रख दो, OH को एबव रख दो और CH2OH को नीचे रख दो। तो जब OH एबव होगा, नीचे होगा, तो इसको अल्फा पढ़ा जाएगा और बिलो द प्लेन होगा तो बीटा पढ़ा जाएगा, बिलो द रिंग होगा तो बीटा पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया अल्फा बीटा की कहानी। अच्छा, इसको पूरा नेमिंग भी तो करना होगा हम लोग को,
पूरा नेमिंग कैसे जाएगा? तो यहाँ पहले पोजिशनिंग कर देते हैं। मैंने बोला कि OH जिस साइड में हो वैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर देना। सेकेंड कार्बन पे OH इस साइड में है और H इस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा H OH, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका H CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2OH और H, ठीक है, इस कार्बन के अलावा। सिमिलरली यहां पे भी देखा जा सकता है। अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा, OH H OH, यहां पे हो गया CH2OH, यहां पे H। कहां पे डिफर कर रहे हैं ये दोनों? कहां पे डिफर कर रहे हैं? इस वाले कायरल सेंटर के अलावा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस वाले कायरल सेंटर में एक में OH नीचे है तो अल्फा बोल दिया गया, एक में OH ऊपर है तो बीटा बोल दिया गया। समझ में आ रहा है किस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं? एनामरिक कार्बन या हेमी एसिटल कार्बन, या कहीं कहीं पे एसिटल कार्बन देखने को मिलेगा। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो इसी का एक ये मॉलिक्यूल्स होता है जो कि हम लोग मेंशन करते हैं 5 मेंबर रिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन। आपने सुना भी होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूरॉन। अब नेमिंग उसका उसी के बेसिस पे जाएगा। उसका गया था पाइरानोज और इसमें जाएगा फ्यूरानोज। क्या जाएगा? फ्यूरानोज। यहां से देख लो, अल्फा डी किसका ये नेम आया था? फ्रक्टोज से, तो फ्रक्टोज से ही नाम आएगा। अल्फा डी फ्रक्टो, देखो मैंने बोला एसी हटा दो और उसकी जगह पे फ्यूरानोज जोड़ दो, फ्रक्टो फ्यूरानोज, ठीक है। अल्फा डी, सॉरी मैं डी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी तो डी ही होगा ना, डी है। अल्फा डी फ्रक्टोपाइरानोज, और इसको क्या पढ़ा जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज। समझ में आता है? ये इसकी नेमिंग जाएगी, अल्फा डी फ्रक्टोपाइरानोज फ्यूरानोज, सॉरी फ्रक्टोफ्यूरानोज, और ये हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। बस क्या किया आपने, यहां से इसकी जो नेमिंग है ना, एससी से हटा के इसको फ्यूरानोज जोड़ दिया। जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूं, पायरन को मैं लिख देता हूं पायरनोज, ठीक है, और फ्यूरन को लिख दिया जाएगा फ्यूरानोज। जब अगर ऐसा रिंग प्रेजेंट होगा 5 मेंबर रिंग तो फ्यूरानोज लिख देंगे, और 6 मेंबर रिंग होगा तो इसको पढ़ा जाएगा पायरनोज। बट ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना, कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जा रहा है, ओवरऑल कैसे असाइक्लिक सिस्टम को साइक्लिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? Two apimers or dash-temers which differ configuration along anomeric carbon are called as the anomers of each other. They are the anomers of each other. They are the anomers of each other. ध्यान है, अल्फा डी फ्रक्टोपाइरानोज और बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज किसके अलावा डिफरेंस आ रहा है? ओनली दिस कार्बन। इसी को हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन या हेमी एसिटल कार्बन, जिसके अलोंग ओरिएंटेशन में डिफरेंस आया है और जिसकी वजह से इसको जो है एक दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्लियर है। आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर पे ही प्रैक्टिस किया, ओपन स्ट्रक्चर एज वेल एज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 1 by 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हम लोग का मोनोसैकेराइड है, देन डाइसैकेराइड पे डिस्कशन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का मोनोसैकेराइड के लिए जाएगा, यानी मेनली ग्लूकोज के लिए जाएगा, और हो सकता है फ्रक्टोज पे भी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे उनके रिएक्शन को, उनके प्रॉपर्टीज को, उनके प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।